हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 2 के प्रश्नावली 1 की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक, सारे सवाल बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करें। सबसे पहला चीज जो आपका पाठ है, पाठ आपका है दो चरों का रेखीय समीकरण। दो चरों का रेखीय समीकरण। देखिए, इसके पहले वाला जो आपने पाठ पढ़ा यानी कि चैप्टर नंबर 1, वहां पे जो समीकरण था वह द्विघात समीकरण था। कौन सा समीकरण था? द्विघात समीकरण था, जो कि किस रूप में होता था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। इस रूप में आपको प्रत्येक समीकरण देखने को मिलता था। वहां पे कंडीशन क्या था कि यहां देखिए, जैसे x है तो यहां भी x होगा, अगर यहां y है तो यहां भी y होगा। यानी कहने का मतलब केवल एक ही चर वहां नजर आता था। चर और अचर के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि जैसे दो प्रकार के मित्र होते हैं अगर जनरली तौर पर देखा जाए तो, कि एक तो क्या होता है कि आपके ऊपर अगर कोई संकट आता है तो आपको छोड़ करके चले जाते हैं, यानी कि समय आने पे जो मित्र बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। तो ऐसा चर जो कि क्या हो, जिसका मान फिक्स ना हो, बदल जाए, वह क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है, चर कहलाता है। जैसे इस समीकरण में अगर देखें हम तो समीकरण जो भी दिया रहता है द्विघात समीकरण का, अब तक आपने जो सीखा कि उसमें x का मान भिन्न भिन्न आता था, कहीं 2 आ जाए, कहीं 4 आ जाए, कहीं 10 आ जाए, कहीं -4 आ जाए, कहीं -6 आ जाए, मतलब इस प्रकार से कुछ भी मान आ जाता था। यानी x का जो मान था वह निश्चित नहीं था, x हमेशा क्या होता था? बदलता था। इस समीकरण में जो x y आपको देखने को मिलता था वह हमेशा बदलता था। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे हम बात करें 4 की, तो 4 को अगर देखा जाए तो 4 अमेरिका में 4 को अगर देखें तो अमेरिका में भी 4 को 4 कहेंगे। ब्रिटेन में अगर 4 को देखें तो ब्रिटेन में भी 4 को 4 कहेंगे। यानी कि 4 कहीं भी चला जाए, 10 कहीं भी चला जाए, किसी भी क्षेत्र में चला जाए, 10 का मान हमेशा 10 रहेगा। यानी 10 आपका ऐसा मित्र है जो कि किसी भी प्रकार की विपत्ति पड़ने पर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं बदलेगा। और जो कभी नहीं बदलता है उसे हम कहते हैं अचर। उसे हम क्या कहते हैं? अचर। तो इस समीकरण में, इस पाठ के अंतर्गत आपको जो भी चीज देखने को मिलेगी, दो चरों का, यानी कि जो यहाँ पे एक चर पहले दिखाई देते थे, अब यहाँ पे आपको 2 चर मिलेंगे का रेखीय समीकरण। जैसे अगर दे दिया x प्लस वाई और प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये जो समीकरण है यहाँ पे देखिए, इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि केवल एक चर है, इसमें केवल x है, लेकिन यहाँ पे 2 चर हैं, एक x है, एक y है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पाठ का मतलब समझ में आ गया होगा कि अब समीकरण आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि उसमें 2 चर नजर आएंगे आपके। तो आइए देखते हैं, आपकी प्रश्नावली 1 पर चलते हैं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। प्रश्नावली 1 का जो पहला सवाल है, प्रश्नावली 1 का आपका जो पहला सवाल है वह कहता है कि एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले, और इसमें सबसे पहले देखिए बोल क्या रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। कुछ कथन स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, उन स्टेटमेंटों को आपको समीकरण के रूप में लिखना है, इक्वेशन के रूप में लिखना है। इक्वेशन बोले तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आइए देखते हैं कि सवाल नंबर 1 क्या है। कहता है कि एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपए में खरीदी, और वहीं उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हम मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे। माना, क्या मानेंगे? देखिए, इसमें बात किसकी कर रहा है? गेंद और बल्लों की। तो यहां से हम मान ले रहे हैं कि जहां पे हम x लिखेंगे तो x का मतलब हम क्या समझेंगे? बल्ला समझेंगे। x का मतलब क्या समझेंगे? बल्ला समझेंगे। और जहां पे y लिखेंगे, y का मतलब हम क्या समझेंगे? कि गेंद समझेंगे। y का मतलब क्या समझेंगे? गेंद समझेंगे। अब आते हैं, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो प्रश्न आपका कहता है कि 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपए में, यानी कि 3 बल्ला प्लस 6 गेंद उसने कितने की खरीदी? 3900 रुपए की खरीदी। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि एक बल्ला 2 गेंद, 1 बल्ला प्लस 2
गेंद, एक बल्ला प्लस 2 गेंद कितने का खरीदा, 1300 रुपए का खरीदा। अब इसको आपको क्या बनाना है, इक्वेशन के रूप में बनाना है, समीकरण के रूप में बनाना है। आइए देखते हैं कि यहाँ तो 3 है तो 3 को 3 ही लिख देंगे। अब बल्ला किसके बराबर है, x के बराबर है, तो चाहे हम x के जगह पे बल्ला लिखें चाहे बल्ले के जगह पे x लिखें, तो यहाँ पे जो बल्ला है उसके जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं, x लिख दे रहे हैं। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लिए। इसके बाद 6 लिखा हुआ है और यहाँ गेंद है, और गेंद को हम क्या लिख सकते हैं, y। तो गेंद के जगह पे हम क्या लिख ले रहे हैं, y बराबर कितना हो जा रहा है आपका, 3900। लो, समीकरण बन गया। कितना आसान है। हमने क्या किया, बल्ला और गेंद को x y मान लिया, बल्ला के जगह पे x और गेंद के जगह पे y रख लिया। अब देखिए ये क्या दो चरों वाला रेखीय समीकरण है, जी हाँ बिल्कुल है भाई। एक चर x है, दूसरा चर y है, तो दो चरों वाला क्या हो गया, रेखीय समीकरण हो गया। इसमें क्या कंडीशन था, एक बल्ले को हम क्या लिख सकते हैं, x, तो एक x हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ है, 2 लिख लिए। गेंद को क्या लिख सकते हैं, y बराबर कितना, 1300। लो, कितना आसान, एक चर दो चर यानी दो चरों वाला रेखीय समीकरण। तो इस तरह से हम समीकरण को बना सकते हैं, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरह से अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 2 है, इसका दूसरा पार्ट जो है कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 और उनका अंतर कितना है, 8 है। दो संख्याओं का योग 16 और उनका अंतर 8 है। तो यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई हैं, तो हमें दोनों संख्याओं को मानना पड़ेगा। हम मान लेंगे यहाँ की माना पहली संख्या बराबर कितना, x y z कुछ भी हम मान सकते हैं। यहाँ पे हमें मानना है, ना कि हमें मतलब यहाँ पे हमें जो कुछ भी मानना हो, a मानना होगा a मान सकते हैं, b मानना होगा b मान सकते हैं, x मानना होगा x, मतलब जो कुछ भी हम माने, बस हमारा मेथड सही होना चाहिए। गलत आंसर आपका कोई नहीं कर सकता। हाँ, जरूर ये है कि अगर आप यहाँ पे दूसरा कुछ मानेंगे तो आपके बुक्स में जो आंसर दिया हुआ है वो ना मिले, लेकिन आंसर की चिंता आपको नहीं करनी है। मेथड सही लगाना है, रूल सही लगाना है, तो आपका उत्तर कोई भी गलत काट नहीं सकता है। तो यहाँ पे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी है, मान लेते हैं कि दूसरी संख्या जो है वह कितना है, y है। अब आइए देखते हैं प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 16 है। अब योग का मतलब होता है जोड़, यानी दोनों संख्याओं का जोड़ पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या किसके बराबर है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर है किसके, 16 के। दूसरे क्रम में क्या कह रहा है, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, इनका अंतर का मतलब होता है घटाना, तो दूसरी संख्या और इसका मान कितना दिया है, 8 दिया है। अब आइए देखते हैं, पहली संख्या को हमने क्या माना है, x, तो पहली संख्या की जगह पे x लिख लिए, दूसरी संख्या को माने हैं y, तो y लिख लिए, बराबर कितना हो गया, 16। अब देखिए एक चर दो चरों वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ हमें। पहली संख्या को x माने हैं, दूसरी संख्या को y माने हैं, बराबर कितना है, 8। एक चर और दो चर, क्या हुआ आपका, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो इस प्रकार से हम किसी भी कथन से इक्वेशन बना सकते हैं। इसका जो तीसरा पार्ट है अगले क्रम में, वह कहता है कि एक फल दुकान पर सेब और अंगूर का बात किया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ कि माना सेब बराबर किसके है, x के, और अंगूर किसके बराबर है, अंगूर बराबर है x के जगह पे हम मान ले रहे हैं a और अंगूर के जगह पे मान ले रहे हैं b। अब आइए देखते हैं प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार के पास दुकान पर 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। यानी क्या, 2 केजी सेब प्लस 1 केजी अंगूर कितने का है, 160 रुपए का है। दूसरे क्रम में कह रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर 300 का है। 4 केजी जो है आपका सेब और प्लस 2 केजी अंगूर कितने का है,
300 का है। आइए बना देते हैं समीकरण। सेब को हम क्या लिख सकते हैं ए, तो 2 यहाँ है ही, सेब को क्या लिख लिए ए, प्लस 1 यहाँ है, अंगूर को क्या लिख सकते हैं बी, तो प्लस का बी लिख लिए बराबर 160। यहाँ देखिए केजी का मतलब केजी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए जो मानक पद्धति है, हम जानते हैं कि अगर आप सेब लेने जाएंगे तो वहां पे जाकर के किलो में ही मानेंगे, तो जो मानक पद्धति है वह केजी ही है। तो जहां सेब की बात होगी वहां केजी हम ऑटोमेटिक समझ लेंगे, यहाँ पे केजी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक चर और दो चर, दो चरों का रेखीय समीकरण बन गया। यहाँ पे 4 सेब को लिख सकते हैं ए, 2 अंगूर को लिख सकते हैं बी, और बराबर कितना हो गया 300। तो एक समीकरण आपका ये बना, एक समीकरण आपका ये बना। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अगले क्रम में जो इसका चौथा पार्ट है वह कहता है कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। देखिए आपको एक चीज बताता चलूं कि जब कभी भी अगर आयु से संबंधित प्रश्न आए, यानी कि जब कभी भी उम्र से संबंधित प्रश्न पूछे, उम्र की बात करें, तब आप सीधा सीधा वहां पे ये नहीं मानेंगे कि 3 साल बाद उसकी आयु इतना है। जो हम मानते हैं, जो माना हम मानते हैं ना, उसमें हम क्या करेंगे, उसकी वर्तमान आयु को मानेंगे। क्या मानेंगे, हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आयु वाले प्रश्न आते हैं तो वहां पे जो हमें मानना होगा उसकी वर्तमान आयु को मानना होगा। तो यहां हम मानेंगे किसकी वर्तमान आयु, नरेश की। तो हमने माना नरेश की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर कितना है, x है। नरेश की वर्तमान आयु x है और उसके पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, y है, हमने मान लिया। अब आते हैं क्या प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है कि 7 साल पूर्व नरेश ने अपने पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि 7 साल पहले नरेश की आयु कितनी थी, तब तो उसके पुत्री का 7 गुना होगी। 7 साल पहले नरेश की आयु हमें ज्ञात करनी होगी और 7 साल पहले उसके पुत्री की आयु ज्ञात करनी होगी। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे अगर सपोज कीजिए कि आपकी उम्र अभी 20 साल है, कितनी है, 20 साल है, तो कोई आपसे ये पूछेगा कि 7 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, तो आप सीधा सीधा बताएंगे 13 साल। और वह 13 साल आया कहां से, 20 माइनस 7, यानी 20 में से उस 7 को माइनस कर दिए। ठीक उसी प्रकार 20 के जगह पे नरेश की वर्तमान आयु कितनी है, x है, तो 7 साल पहले कितना रही होगी, जैसे 20 माइनस हमने 7 किया वैसे ही क्या कर देंगे, x माइनस 7। तो आइए करते हैं, 7 साल पहले नरेश की आयु, यानी 7 साल पहले नरेश की आयु कितनी रही होगी, x माइनस 7, और वह कह रहा है कि उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। 7 साल पहले की ही बात कर रहा है, यानी 7 गुना थी उसके पुत्री की आयु। तो उसके पुत्री की आयु अभी कितना है, y है। 7 साल पहले कितनी रही होगी, y माइनस 7। सिंपल सा है। अब देखिए यह 7 गुना इसके नरेश की आयु ये है, उसकी पुत्री की आयु ये है, और ये आयु जो है इस आयु की 7 गुनी है, यानी 7 से गुणा में है, 7 के गुणा में है। तो यानी कि यहाँ से x माइनस 7 है बराबर 7 का गुणा अंदर होगा तो 7y, 7 का गुणा y से होगा तो 7y, और माइनस का चिन्ह है माइनस रहेगा, 7 का गुणा 7 में होगा, कितना हो जाएगा 49। x यहाँ है, 7y को इधर लाएंगे तो प्लस की संख्या कभी भी बराबर के इस साइड में आती है तो माइनस, और माइनस की संख्या प्लस हो जाती है। और तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, और ये 49 आएगा इधर तो प्लस का कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पे कितना है माइनस का 7 बराबर कितना है 0 है। अब देखिए यहाँ से x और ये आपका कितना है माइनस का 7y और प्लस का 49 में से 7 निकलेगा, कितना बचेगा 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और यही आपका हो जाएगा एक चर और दो चर, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि 3 साल बाद, अब बाद की कह रहा है। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए अभी आपकी उम्र अगर 20 साल है तो 3 साल बाद आप कितने के होंगे 23 साल, यानी कि आपने क्या किया 20 प्लस 3 कर दिया, यानी बाद की आयु में हम जोड़ते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि 3 साल बाद मेरी आयु, यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा जगह कंजेस्टिव हो रहा है, अब मैनेज करेंगे। तो 3 साल बाद मेरी आयु, मेरी का मतलब नरेश की आयु, 3 साल बाद, अभी x है, 3 साल बाद कितना होगा x प्लस 3 होगा, ये सेकेंड केस है, ठीक है, और ये क्या था फर्स्ट केस। तो 3 साल बाद यानी x प्लस 3 कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी,
3 गुनी हो जाएगी, 3 गुना, यानी 3 से गुणा में हो जाएगा किसका, उसके पुत्री की आयु का। उसकी पुत्री की आयु अभी कितनी है y, 3 साल बाद कितनी होगी y प्लस 3। आइए करते हैं इसको हल। x प्लस 3 है, 3 का गुणा y में होगा 3y, 3 का गुणा 3 में होगा प्लस का कितना हो जाएगा 9। 3y को इधर लाते हैं तो x माइनस का 3y हो जाएगा, प्लस का है इस साइड में आके माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना है 9। 3 को इधर ले आते हैं तो प्लस का है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 निकला, कितना बचा 6। यही हो जाएगा आंसर। एक चर दो चर, दो चरों वाला रेखीय समीकरण बन गया। तो एक समीकरण ये रहा और दूसरा समीकरण ये रहा। इस तरह से चौथा पार्ट इसका कंप्लीट। इसका पांचवा पार्ट जो है कहता है कि एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने की दूरी तय करता है? 90 किलोमीटर। इसके लिए वह ट्रेन या टैक्सी का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? ट्रेन। यदि व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन की तय की गई दूरी से दोगुनी हो। यहाँ आपको क्या मानना है? टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी और ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि किसकी बात यहाँ कर रहा है सवाल में? टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी और ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ सबसे पहले हम मानेंगे कि माना ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर हम कितना मान ले रहे हैं? x, और यही टैक्सी के द्वारा चली गई दूरी हम कितना मान ले रहे हैं? y मान ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है। प्रश्नानुसार देखिए जो व्यक्ति है टोटल कितनी दूरी तय किया? 90 किलोमीटर। अब सपोज कीजिए कि अगर आपको 90 किलोमीटर जाना है और आपको दो चीज़ का इस्तेमाल करना है, जैसे आप यहाँ से ट्रेन से चले गए और ट्रेन के बाद उतर के आपको टैक्सी लेना है और दूरी कितना चलना है? आपको टोटल 90 किलोमीटर ही चलना है। तो यानी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी प्लस टैक्सी के द्वारा तय की गई दूरी, दोनों को मिला के कितना चल रहा है? 90 किलोमीटर। यानी ट्रेन द्वारा दूरी प्लस टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर है? 90 के बराबर है। अब ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी को हमने x माना है, टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी को y माना है, और यह किसके बराबर है? 90 के बराबर। लीजिए आ गया, कितना आसान है। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की द्वारा तय की गई दूरी की 2 गुनी है। टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी 2 गुनी है, यानी कि ये सेकंड केस है आपका, सेकंड केस है, ये आपका फर्स्ट केस था। अब टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी 2 गुनी है, यानी टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? y है। यानी कि कह रहा है कि टैक्सी की दूरी कितनी है? 2 गुनी है। किसके? ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के। तो ट्रेन द्वारा दूरी के तय की गई दूरी के, इसको आप किताब में कॉपी में अपने लिखेंगे तो अच्छे से लिख लेंगे। टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी और ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी। कह रहा है प्रश्न कि ट्रेन के द्वारा तय की गई जो दूरी है वह टैक्सी के द्वारा तय की गई दूरी के 2 गुनी है, यानी 2 का गुणा है। अब यहाँ से हम कर सकते हैं टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? y है, और ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? x है। तो यानी कि x बराबर कितना आ गया? 2y। एक चर दो चर, दो चरों वाला रेखीय समीकरण, एक चर दो चरों वाला रेखीय समीकरण। इस तरह से आपके पहले सवाल के सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब देखिए आपका अगले क्रम में जो दूसरा सवाल है वह कुछ इस प्रकार से उसका ग्राफ दिया हुआ है। दूसरे का पहले पार्ट में बता रहा हूं। देखिए इसका जो सभी पार्ट हैं सभी लगभग इसी प्रकार से हैं। आप मेथड को समझेंगे, मैं एक सवाल बस इसमें से बताऊंगा, बाकी शेष इसके जो पार्ट हैं आप खुद से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 समीकरण आपके दिए हुए हैं, एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। इसी समीकरण को चूंकि रेखीय समीकरण है यानी रेखा के रूप में होंगे, तो इसी समीकरण को एक ग्राफ के माध्यम से y अच्छा है, x अच्छा है, y डैश है, x डैश है। इधर y पे जाएंगे तो माइनस का y मिलेगा, इधर x पे आएंगे तो माइनस का x के मान मिलेंगे, इधर जब जाएंगे तो प्लस का, और इधर जब जाएंगे तो प्लस का। x y के निर्देशांक हैं, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, और ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है? x माइनस वाई प्लस 1, ये वाली रेखा है। और ये जो रेखा है यह 3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 है।
अब यहाँ पे देखिए इन दोनों रेखाओं में आपको प्रत्येक कंडीशन में x और y का मान देखना है। तो देखिए इन दोनों रेखाओं में x और y का मान दो रेखाएं दिया है, इसलिए इसको देखने के लिए ऐसे अगर ये नहीं दिया होता तो अब यहाँ पे देखिए जो कोई भी बिंदु अगर निर्देशांक इस प्रकार से लिखा हुआ है तो यानी कि जो पहले फर्स्ट में जो लिखा जाता है उसका मतलब होता है कि x पर कटा अंतःखंड यानी x पर चली गई दूरी, और दूसरे में जो होता है वह होता है y अक्ष पर चली गई दूरी। जब निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ेंगे तो ये भली भांति आपको समझाया जाएगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इसको हम कहते हैं भुज और इसको कहते हैं हम कोटि। इसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। भुज और कोटि। भुज का मतलब होता है कि x अक्ष पे जितने अंतःखंड कटे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे दिया है ना किताब में, तो ये जो आपका है यह भुज है। जैसे यहाँ तक आने में 4 खाना चला है, तो 4 खाना चला है तो इसका भुज 4 है। और इस बिंदु पर y कितना चला है? y भाई ऊपर जाएगा तब ना चलेगा, ये तो ऊपर चला ही नहीं, ये क्षैतिज चला है, इसलिए y कितना है? 0 है। तो पहला x का और दूसरा क्या है? y का है। पहला मान x का है, दूसरा मान y का है। तो अगर एक रेखा में केवल इस रेखा में x का मान पूछता तो आप सीधे सीधे बताते कि एक 0 है, एक 2 है और एक 4 है। लेकिन इन दोनों रेखाओं को कंबाइंड करके बोल रहा है, तो इन दोनों रेखाओं का ऐसा बिंदु जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो। क्या हो? फिर से एक बार, अगर दोनों रेखाओं को लेकर के पूछ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा बिंदु जो दोनों रेखाओं में कॉमन हो वही x और y के मान होंगे। तो इस रेखा और इस रेखा में कौन सा ऐसा बिंदु है जो दोनों में कॉमन है? तो केवल मात्र ये बिंदु है जो कि इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी है। इसके अलावा तो और कोई बिंदु नहीं मिल रहा है। तो यानी कि जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू हम बताए थे सबसे पहले अभी कि फर्स्ट वाला x और दूसरा वाला y, तो कॉमन बिंदु ये है और इसके निर्देशांक कितने हैं? 2 3 हैं। पहला क्या कहलाता है? x का मान, तो x का मान 2 है। दूसरा कहलाता है y का मान, तो y का मान कितना है? 3 है। इस प्रकार से x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया? 3। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप दूसरे के सभी पार्ट्स को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगली आने वाली वीडियो में आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।